चैप्टर इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी बोलते हैं इसको। चैप्टर नंबर 12 है एनसीईआरटी का। देखो पहली तो ये समझो कि इस चैप्टर में क्या क्या है। सबसे पहला, क्लास 11th की इनइक्वालिटी हमको आनी चाहिए। इनइक्वालिटी मतलब उससे ग्राफ बनाना एंड पॉइंट्स लोकेट करना। कि कौन सा पॉइंट इस लाइन के राइट साइड लाई करेगा या लेफ्ट साइड लाई करेगा या लाइन पे लाई करेगा। नंबर 2, वर्ड प्रॉब्लम है ये। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब थोड़ी सी इंग्लिश को मैथमेटिकल फ्रेम देना। ये हम 9th क्लास से कर रहे हैं, 9th 10th 11th में भी किया था और इस बार भी है। तो वर्ड प्रॉब्लम करने आना चाहिए। थर्ड, इक्वेशन सॉल्व करने आने चाहिए। लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने आने चाहिए। लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने आने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो हमें बहुत अच्छे से आता है और हमारी स्पीड थोड़ी फास्ट है। तो ये टॉपिक में बिल्कुल 6 मार्कर क्वेश्चन हमारे हाथ में है। मतलब जो भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 5 का हो 6 का हो, जितने मार्क्स का भी आता हो, वो हमारे हाथ में है। ये 3 चीजें अगर हमको पता है तो। इसमें 2 एक्सरसाइज है, 12.1 और 12.2। 12.1 जो है और 12.2 है, तो 12.2 वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये पूरे के पूरे, इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। और 12.1 में हमको सिंपल इक्वेशंस दिया रहेगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी रहेगी। ठीक, तो ये जो टेक्निक होगी वो 12.2 में डेफिनेटली लगेगी। तो 12.2 जो होगा वो रियल क्वेश्चंस है, जिसमें हमको 12.1 के सारे कॉन्सेप्ट्स भी लगाने हैं और वर्ड प्रॉब्लम तो है ही वो। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल्स भी हम लोग करेंगे। बेसिकली मैं बता दूं, सच में मैं 2 एग्जांपल्स कराऊंगा। ठीक है, तो दोनों से कैसे हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन किसको बोलते हैं, कैसे करते हैं। तो इसमें भी पॉइंट्स हैं बट सब बहुत सिंपल सिंपल हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। 12th में जो हमारे बाकी टॉपिक्स हैं जैसे 3D है, इंटीग्रेशन है, अलग अलग टॉपिक्स बच्चों को टफ लगता है, बट इसमें बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है। ये बिल्कुल हमारे हाथ में है, सारे मार्क्स नंबर बांटे जा रहे हैं, बस ये समझ लो। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं एग्जाम्पल से ही शुरू करता हूँ, कैसे इसको करना है, क्या है इसमें। तो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ है। क्वेश्चन जब भी आएगा तो 7 से 8 लाइन 10 लाइन ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो उनको लेके हमें डेटा कलेक्ट करना होता है। तो मैं क्वेश्चन समझाता हूं, पहले बुक मत खोलना बिल्कुल भी। क्वेश्चंस में क्या दिया होता है और कैसे उसको हम डेटा बनाते हैं, उससे कैसे चीजें कैलकुलेट करते हैं। देखो, एक बिजनेसमैन है, अपनी शॉप उसको खोलनी है। ठीक है, शॉप में वो क्या क्या रख सकता है। फर्नीचर की शॉप उसको खोलनी है, ऐसा बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है वो। तो उसको टेबल और चेयर खरीदनी है। ठीक है, टेबल और चेयर उसको खरीदनी है। उसके पास कुछ बजट है कि कितने पैसे में वो, मतलब कितने बजट से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। फिर सामान तो ले आएगा, फिर उसके बाद क्या है, उसके पास एक स्टोरेज कैपेसिटी है, कितनी चीजों को वो अपने घर में या अपनी दुकान में रख सकता है। फिर क्या क्या है उसके पास, तो मान लो उस बिजनेसमैन को टेबल एंड चेयर, ये 2 ही चीजें अभी उसने सोची है कि मैं अपने शॉप में इन चीजों को सेल करूंगा। टेबल और चेयर उसको सेल करना है, बहुत आराम से समझना। और ये ऐसा हो सकता है बहुत सारे बच्चे आगे चल के बिजनेस करें तो उनको इन सब चीजों में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक, तो एक बार बस समझना है, बहुत आसानी से समझ में आएगा, कुछ भी टफ नहीं है। तो एक बिजनेसमैन है, उसको टेबल खरीदना है और चेयर, मतलब टेबल और चेयर का बिजनेस करना है उसको। उसका जो बजट है, उसके पास जो इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट है, दोनों मिला के टेबल और चेयर 60,000 का बजट है। नहीं सॉरी, 50,000 का बजट है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उसके पास जो बजट है टोटल रुपीज जो उसको इन्वेस्ट करने हैं, वो उसके पास 60,000 नहीं 50,000, 50,000 का उसके पास बजट है। उसने ये सोचा है मुझे 50,000 से ये बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक, अब
स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है उसके पास, कितना वो स्टोर कर सकता है, क्योंकि शॉप में एक तो लिमिटेड स्पेस होगा। अब ये थोड़ी ना कि पूरी दुनिया भर के टेबल चेयर लाके अपनी शॉप में भर लेगा। एक तो उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी है कि टेबल और चेयर मिला के टोटल वो 60 ऑब्जेक्ट्स को 60 ऑब्जेक्ट्स को वो अपने दुकान में स्टोर कर सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। अब 60 या तो वो सारे के सारे चेयर भर ले या सारे के सारे टेबल भर ले, या 20 टेबल 40 चेयर ऐसे करके भर सकता है। ठीक, अब देखो कॉस्टिंग क्या है। टेबल की कॉस्ट है 2500, मतलब एक टेबल 2500 रुपये मिलेगा और एक चेयर का कॉस्ट है 500 रुपीज। ठीक है, इनसे प्रॉफिट कितना होगा, एक टेबल से उसको प्रॉफिट हो रहा है 250 रुपीज, चेयर से उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना, 75 रुपीज। ठीक, क्या स्टोरी है, टेबल चेयर का बिजनेस करना है, 50,000 का बजट है, 60 ऑब्जेक्ट्स को वो स्टोर कर सकता है। टेबल का कॉस्ट है 2500 रुपीज, जिसको एक टेबल सेल करने से उसको 250 रुपीज का प्रॉफिट होता है। चेयर का कॉस्ट है 500 में खरीदेगा एंड ऑब्वियसली 575 पे बेचेगा, तभी उसको 75 का प्रॉफिट है। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कितना टेबल कितना चेयर खरीदूं कि मेरे स्टोरेज का भी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो और प्रॉफिट भी मुझे मैक्सिमम मिले। तो जहां पे ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, स्टोरेज हो या हमारा बजट हो, उसको हम अच्छे से यूज कर लें। अब ऐसा ना हो कि हमने 50,000 में सारे चेयर्स खरीद लिए, ठीक है, सारे चेयर्स खरीद लिए, फॉर एन एग्जाम्पल 50,000 में 500 रुपीज का एक चेयर है तो 100 चेयर्स मिलेंगे, तो 100 चेयर खरीद लिया, 60 ही रख सकते हैं हम, तो बेचेगा सिर्फ 60 को, तो कितना प्रॉफिट मिलेगा वो देखना पड़ेगा, ये मैक्सिमम हुआ कि नहीं हुआ। और बाकी चेयर जो 40 चेयर हैं पड़ोसी की दुकान में तो नहीं डालेगा, तो वो उसका पैसा डूब गया, बेकार हो गया। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उसको बहुत सारी परेशानियां हैं कि कितना टेबल कितना चेयर ले, ताकि हमको अपना सारा स्पेस जो है मेरे पास वो भी यूज हो जाए और हमको प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो। ऐसा ना हो कि हम सारे टेबल्स खरीद लें, टेबल खरीदने से प्रॉफिट तो मिलेगा बट मेरा बहुत सारा स्टोरेज जो स्पेस है वो बच जाएगा, क्योंकि उतने टेबल नहीं होंगे मेरे पास कि मैं सारे स्टोरेज कैपेसिटी को फिल करूं। तो दोनों का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है। मैं यहां पे लिखता हूं ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेज मतलब बजट जो है वो भी पूरा पूरा खर्च हो जाए, स्टोरेज कैपेसिटी भी पूरी फुलफिल हो जाए और प्रॉफिट भी हमको मैक्सिमम हो जाए, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिमाइज करना है हमको, ऑप्टिमाइजेशन करना है। ओके, अब देखो क्या सिचुएशन है। ठीक है, अब क्या सिचुएशन है, कैसे इसको हैंडल करना है, हमें कैसे पता लगाना है कि कितना टेबल कितना चेयर ले कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। देखते रहना, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लंबा होगा बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फुल मार्क्स हमारे हाथ में रहेंगे। पहला केस, पहला केस, अभी मैं इस टॉपिक पे नहीं आ रहा हूं, ठीक है, मैं अभी सोच रहा हूं कि क्या क्या वो कर सकता है। थोड़ी सी मैथ्स अगर जानता है तब तो सीधा वो आंसर निकाल लेगा, नहीं जानता है तो वो क्या क्या दिमाग में उसके चल रहा होगा। पहली बार में उसने ये सोचा है, और हर कोई सोचेगा, मैथ्स पे बाद में ही आएंगे। पहली बार में हम ये सोचते हैं कि दोनों में से किसको सेल करने में प्रॉफिट ज्यादा है, बताओ। टेबल को सेल करने में प्रॉफिट ज्यादा है, 75 कहाँ और 250 कहाँ। तो वो सोचता है ऐसे, सारे टेबल ही ले लो, ओनली टेबल्स ले लो, अभी कुछ भी लिखना नहीं है, ठीक है, ओनली टेबल्स ले लो, नो चेयर्स। ठीक, तो क्या होती है, नंबर ऑफ टेबल्स जो वो खरीद सकता है इस पैसे से, कितने टेबल्स खरीद सकता है। हाँ, तो कितने टेबल वो खरीद सकता है, 50,000 का बजट है, एक टेबल का कॉस्ट है 2500, 50,000 अपॉन 2500, देखो जीरो से जीरो कैंसिल, ये दो जीरो, 25 से 2 टाइम्स 50, तो 20 टेबल्स वो खरीद सकता है
अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेगा? तो हम ये मान रहे हैं कि जितना भी टेबल या चेयर वो खरीद रहा है सबको बेच लेगा, कभी ना कभी बेच लेगा, ठीक है? ये चीज में नहीं जाएंगे कि हम इतना टेबल खरीद लिए और कुछ नहीं बिका तो क्या होगा, नहीं वो सब काम नहीं करना है, जितना खरीदा उसने वो बेच लेगा, इसकी गारंटी है। तो 20 उसने बेच दिया और एक पे उसको प्रॉफिट है 250 रुपीज का, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 25 इंटू 250 और उस पे 2 जीरो, मतलब 5000 रुपीज का प्रॉफिट आया। अब उसको माइंड में आया, अच्छा 5000 का प्रॉफिट है, चलो कुछ और कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। अब उसने ये सोचा कि एक काम करते हैं, अच्छा इसमें पहले वाले में प्रॉब्लम क्या थी, उसने क्यों इस चीज को रिजेक्ट कर दिया? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। इसमें क्या नहीं हुआ? तो जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो यूटिलाइज नहीं हुई। 60 चीजों को रखने का स्पेस था, सिर्फ 20 चीजों को रख रहा है वो। तो नो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी 40 ऑब्जेक्ट का अभी भी स्पेस खाली है, तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। उसने इसको, इस आइडिया को नहीं अपनाया, छोड़ दिया, क्योंकि ये सही नहीं लग रहा था उसको, दूसरा रास्ता देखा। अब उसने ये सोचा है कि एक बार ओनली चेयर्स लेके देखते हैं, नो टेबल्स, ठीक है? तो नंबर ऑफ चेयर्स जो वो खरीद सकता है, कितने चेयर्स खरीद लेगा? 50,000 का उसके पास बजट है, एक चेयर का कॉस्ट है 500, तो वो 100 चेयर खरीदेगा। अब प्रॉफिट कितना अर्न करेगा? बट स्टोरेज कितने का है? स्टोरेज कैपेसिटी कितने की है? 60 की, तो 40 उसका वेस्ट हो जाएगा। सो ही कैन सेल ओनली 60, क्योंकि बाकी तो 40 उसने बेकार कर दिया, पैसा ही वेस्ट कर दिया, तो यहां पे तो लॉस वैसे ही होना है। फिर भी एक बार प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं एक बार। तो 60 चेयर्स और उसको 75 से इनटू जरा ये करेंगे, तो 6 5 जा 30 विथ कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 4500। आई होप ये करेक्ट है, जरा एक बार चेक कर लो जल्दी से। 4500 ठीक है, तो 4500 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अच्छा एक बार को मान लो ये प्रॉफिट 4500 जो आ रहा है वो 5000 से बड़ा आता, तो भी वो इस प्लान को नहीं, मतलब इंप्लीमेंट नहीं करता। क्यों? क्योंकि 40 चेयर का पैसा तो बेकार चला गया ना। 40 चेयर वो कहां रखेगा? खरीद तो लिया उसने, खरीद सकता है, बेकार जाएगा। लेकिन तो भले इसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी ये प्लान को उसको छोड़ देना पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि वो करे क्या। उसके मन में ये आ रहा है कि क्या ये 5000 है उस पर डन किया जाए, या और भी कोई कॉम्बिनेशन है जिसपे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। 5000 से ज्यादा प्रॉफिट, क्या अभी भी कोई कॉम्बिनेशन है? जैसे उसने 10 चेयर लिया और 50 टेबल लिया, नहीं 50 टेबल नहीं, हाँ मतलब ये भी कर सकता है बट बजट अलाउ नहीं करेगा। 10 टेबल और 50 चेयर ऐसे करके देखेगा तो क्या प्रॉफिट होगा? क्या प्रॉफिट होगा? 10 टेबल पे 10 इंटू 250, और 50 पे क्या होगा? 50 चेयर पे 50 इंटू 75, तो ये पूरा उसका प्रॉफिट अमाउंट है ना? अब क्या पता इससे ज्यादा कुछ और कॉम्बिनेशन बन जाए, तो वो उसको जब तक कैलकुलेट नहीं करेगा, हिट एंड ट्रायल कब तक लगाता रहेगा? अगर छोटा बिजनेसमैन तो ठीक है, 50,000 का बजट है और यही उसको 60 कैपेसिटी है, बट ऑल ओवर इंडिया में अगर बिजनेस कर रहा है, लाखों में उसको सामान खरीदने हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बनाएगा? पूरी जिंदगी बीत जाएगा, फिर भी कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएगा। तो एक ऐसा मेथड उसके पास होना चाहिए जिससे वो विद इन सेकेंड्स या 5 मिनट्स में निकाल ले कि कितने कौन से सामान कैसे लिया जाए, ताकि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो, स्टोरेज भी हमारा पूरा यूटिलाइज हो जाए, और पैसा भी हमारे पास जो बजट है वो भी पूरा हम यूज कर पाए। तो बहुत कमाल की चीज है ये, बहुत अच्छी टेक्निक है। अब इसका एक्चुअल प्रोसीजर जो है वो हम देखते हैं कैसे करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो ये ना, जहां तक मैंने लिखा है बोर्ड पे, जल्दी से कॉपी कर लो। तो चलो इसको एक्चुअली सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा ये, क्या प्रोसीजर। ये तो हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं कि इतना लेके देखते हैं, उतना लेके देखते हैं, ये सब थोड़े ना करेंगे। एग्जाम में हमारे पास एक्चुअल प्रोसीजर होना चाहिए। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करना है। कुछ चीजें बहुत ही ऑब्वियस हैं, जैसे
मान लो थोड़ी देर के लिए कि हमें नहीं पता कितने टेबल कितने चेयर खरीदने हैं, तो हमने इनको एक्स और वाई ले लिया, नंबर ऑफ आइटम्स जो हमको परचेज करने हैं। टेबल हमने एक्स ले लिया, चेयर हमने वाई ले लिया, ठीक है। तो क्या होता है, इन एक्स वाई पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं। रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनको कंस्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है, कंस्ट्रेन बोलते हैं। एक्स और वाई पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, ठीक। सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन, मान लिया हमने जो हमारा प्रॉफिट है उसको जेड मान लिया, ओके। तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो, अगर 5 चेयर ले ले और 55, सॉरी 5 टेबल ले ले और 55 चेयर ले ले, 5 टेबल 55 चेयर, तो प्रॉफिट अमाउंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टेबल इंटू 250 और नंबर ऑफ चेयर इंटू 75, ऐसे तो करेंगे। तो अगर नंबर ऑफ टेबल को मैं एक्स ले रहा हूं, नंबर ऑफ चेयर को मैं वाई ले रहा हूं, क्योंकि वो मुझे नहीं पता कितना होगा, ठीक। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, 250x प्लस 55, सॉरी 75y, यही तो बन रहा है। तो इसको हमने z मान लिया, z को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो ये हो गया 250x प्लस 75y, और इसको हमें हैव टू मैक्सिमाइज, प्रॉफिट हमें मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं इसको, कि हम इस सिचुएशन में करना क्या चाहते हैं, हम ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहेगा, तो हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अब देखो कंस्ट्रेंट्स क्या क्या होंगे, कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं एक्स और वाई पे। रेस्ट्रिक्शन तो ऑब्वियसली होगी, बजट का रेस्ट्रिक्शन है, स्टोरेज कैपेसिटी का रेस्ट्रिक्शन है। देखते हैं क्या क्या होगा। पहला रेस्ट्रिक्शन ये है, जो बहुत ही ऑब्वियस है, कि x पॉजिटिव रहेगा एंड y पॉजिटिव रहेगा, जीरो भी नहीं रहेगा। नंबर ऑफ चेयर, नंबर ऑफ टेबल पॉजिटिव होने चाहिए, नंबर ऑफ चेयर कैसे माइनस में कर देगा। तो ये हो गया पहला रेस्ट्रिक्शन। इस रेस्ट्रिक्शन को हमने क्या नाम दिया, इस कंस्ट्रेंट को हमने क्या नाम दिया, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये नहीं होने चाहिए, रेस्ट्रिक्शन है एक्स और वाई पे। दूसरी रेस्ट्रिक्शन देखो, एक्स और वाई जो है वो क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स है, तो दोनों का सम 60 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए, 60 से बड़ा या छोटा, छोटा है उसके बराबर। स्मॉलर और इक्वल टू 60, इसको क्या बोलेंगे, स्टोरेज कंस्ट्रेंट। स्टोरेज कंस्ट्रेंट है ये। और देखो, अच्छा इनको ना इक्वेशन भी बना लेते हैं, x इज मोर देन 1, y इज मोर देन 1, इसको बना लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको बना लिया सेकंड इक्वेशन, नहीं है इन इक्वेशन है ये। तीसरी देखो, x प्लस वाई जो हम खरीद रहे हैं वो बजट 50,000 को एक्सीड ना करे, तो बजट कैसे बनाएंगे, देखो कॉस्ट कितना बैठ रहा है वो कैसे निकालेंगे। 2500 का एक टेबल है और x नंबर ऑफ टेबल्स खरीद रहे हैं, 2500x इतना टेबल का कॉस्ट हो गया। चेयर खरीद रहे हैं y, एक चेयर मिल रहा है 500 का, तो 500y ये चेयर का कॉस्ट हो गया। अब ये जो कॉस्टिंग है पूरी, वो इक्वल या फिर लेस देन होनी चाहिए 50,000 से, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट।
थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, तो 500 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 5 5 जा x, 5 और 500 से कैंसिल करके क्या होगा 100। ये 3 हो गए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मान लिया हमने फोर्थ, ये हम चाहते हैं। ओके, अब क्या करना है, पहला काम हमने ये कर लिया। और जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना, उसमें हमको पहले ये इक्वेशंस फॉर्म करनी होती है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था 12.1 में हमको क्या होगा, ये चारों या पांचों कंडीशन दी होगी, कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ये 5 इक्वेशंस दी होंगी, 4 5 6 जो भी है, और बोलेगा मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करो। और 12.2 में वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा, तो पहले हम ये चीज फॉर्म करेंगे और उसके बाद 12.1 के जैसे इनको सॉल्व करेंगे। अब देखो बना तो लिया हमने, सॉल्यूशन कैसे होगा, तो सॉल्व करने के लिए हम इन सबको प्लॉट करेंगे, इनकी प्लॉटिंग होगी। ठीक है देखते रहना, बहुत लंबा टाइम लगता है बट बहुत इजी होता है, कुछ भी इसमें टफ नहीं होगा। प्लॉटिंग के लिए हम ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर लिया हमने। देखो एक्स और वाई पॉजिटिव है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को हाईलाइट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हमने हाईलाइट कर लिया। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें जल्दी से जल्दी प्लॉट करना है। क्लास 9th या 10th में जो हम टेबल बनाते थे, 3 सॉल्यूशंस निकालते थे, वो काम नहीं करेंगे। ये हमारा y डैश, ये हो गया y, x डैश, ये हो गया x, इसको बोलेंगे ओरिजिन। चलो सबको एक एक बार प्लॉट करेंगे। x मोर देन 0, y मोर देन 0। तो कहने का मतलब x से बड़ा, x बड़ा होना चाहिए, तो पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर, और y मोर देन 0, तो ये दोनों मिला के क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करनी है। इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेंट 1। अब देखो x प्लस वाई लेस देन 60, तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। x प्लस वाई लेस देन 60 में x प्लस वाई इक्वल टू 60, इसको प्लॉट कर लो पहले कैसे प्लॉट होगा ये, x को 0 करोगे तो y मिल जाएगा, y को 0 करोगे तो x मिल जाएगा। ऐसे करके 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं और उन दोनों पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं। तो देखो मैं तुम्हें एक करके दिखा देता हूं। जैसे इस वाले को प्लॉट करना है, तो x को 0 करो, y कितना आ गया 60, इसको लेकर एक पॉइंट बनाओ x, y फॉर्म में, तो 0, 60, ये कहां पे होगा, x 0 है तो y एक्सिस पे होगा। और फिर y को 0 करो और x निकाल लो। यही काम करना है तुमको सारे इक्वेशंस प्लॉट करने में। तो y को 0 किया तो x मिल गया 60, ये हो गया 60, 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को मार्क करने के लिए हम लाइन प्लॉट कर लेते हैं, 0, 60 और 60, 0, है ना। तो कहां मिलेगा ये, सर एक्स और वाई एक्सिस पे ना। एक्स और वाई एक्सिस पे पॉइंट्स मिलेगा, तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये मान लिया कुछ ऐसा लाइन मिल गया, ठीक है इस लाइन पे दोनों साइड में एरो लगेगा। इसका इक्वेशन यहां साइड में कहीं लिख देना, x प्लस वाई इक्वल टू 60 है ये, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट दूसरी लाइन, ये क्या है, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, तो इसको 100 मान लो पहले, और यहां से x को 0 करो, x 0 किया तो y क्या मिल गया 100, और y 0 किया तो x क्या मिल गया 20, है ना। तो इसको लेके पॉइंट मिला 0, 100, और इसको लेके पॉइंट मिला 20, 0। इन दोनों पॉइंट्स को मार्क करो। 20, 0 इसके पहले आएगा, है ना, 20, 0 इसके पहले आएगा। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो लिख लेते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 60, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 60, है ना। थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो। 0, 60 ये पॉइंट हमारा A है, 60, 0 ये पॉइंट B है। अब इस पॉइंट को मान लिया C, इस पॉइंट को मान लिया D। तो C पॉइंट 0, 60 बहुत ऊपर जाके इधर कहीं, पहले उसका लाइन बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, प्रॉपर स्केल नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं पहले ग्राफ बना लेता हूं, फिर जहां पे लाइंस कटेगी उसको C और D लिख लेंगे। ये पॉइंट हो गया C 0, 100,
ये पॉइंट हो गया डी, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 20,0, इसके पहले इस पे दोनों साइड पे एरो लगा देना। इसका इक्वेशन यहां पे लिख देना 5x प्लस वाई इक्वल टू 100। प्लॉटिंग हो गई सारी। अब हमारा फिजिबल रीजन क्या है, फिजिबल रीजन वो बताता हूं क्या होता है। देखो फिजिबल रीजन वो रीजन होता है जो इन सारे कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल करता है, ठीक है, और नॉन फिजिबल रीजन वो जो फिजिबल रीजन नहीं है। ओके, तो इन सारे कंस्ट्रेंट्स को हम एक बार ऑब्जर्व करेंगे। और क्या किया करो, जैसे मान लो ये लाइन तुम्हें बनानी है, तुम्हें एक लाइन प्लॉट करनी है। जस्ट इमेजिन x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 6। ये लाइन बना लिया तुमने x प्लस वाई इक्वल टू 6 का। अब तुम्हें ये दिखाना है कि x प्लस वाई मोर देन और इक्वल टू 6 है ना। तो कोई भी एक पॉइंट ले लो। देखो ये वाली जो लाइन हमने बनाई है ना x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये पूरे कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, सिर्फ दो पार्ट्स में। पहला पार्ट इस लाइन के नीचे वाला और दूसरा पार्ट इस लाइन के ऊपर वाला। पूरे कार्टेशियन प्लेन को सिर्फ दो पार्ट्स में ये लाइन डिवाइड करती है। Sir, towards origin or away from origin, no? हाँ, तो अगर इसमें देखो कोई भी पॉइंट ले लो, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट रीजन का या सेकंड रीजन का, तो ओरिजिन ले लो 0,0। अब 0,0 यहाँ पे देख रख के देखो ट्रू आता है कि फॉल्स आता है। तो 0 प्लस 0 मोर देन इक्वल टू 6, ये तो फॉल्स है, मतलब ओरिजिन का रीजन इंक्लूड नहीं होगा। तो इधर का सारा रीजन इसके लिए, किसके लिए, इसके लिए फिजिबल रीजन है, ये फिजिबल रीजन है। और नीचे वाला क्या हो गया, नॉन फिजिबल। ठीक, तो ऐसे ही हम सारी लाइंस के लिए फिजिबल पार्ट निकालेंगे और उन सब में जो कॉमन होगा वो इस पूरे कंस्ट्रेंट को फुलफिल करता हुआ हमारा फिजिबल रीजन होगा। ठीक है, बहुत सारे दाव पेच हैं इस टॉपिक में, हम लोग करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे रीजन को हाईलाइट कभी मत करो। क्या करो, मैं जैसे करता हूं वैसे बताता हूं, तुम्हें अच्छा लगे तो फॉलो करना। मैं क्या करता हूं, इन सारे रीजन्स में जो लाइंस बन रही है ना, या तो उन लाइंस के ऊपर या नीचे ऐसे छोटा सा पेंसिल से एक एरो बना देना, पेंसिल से, ताकि बाद में उसको मिटाया जा सके। फिर इससे क्या होता है, रीजन्स को हाईलाइट करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे देखो x इज मोर देन 0, तो x एक्सिस को देखो या तो उसके ऊपर या तो उसके नीचे। तो मोर देन 0 में इस लाइन के ऊपर एक छोटा सा एरो बना दो पेंसिल से। y मोर देन 0, तो y एक्सिस देखो या तो उसके राइट या तो उसके लेफ्ट, तो y एक्सिस के राइट, ऐसा। ठीक, ये दोनों हो गए। थर्ड देखो ये वाला है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, ये रहा इक्वेशन। उसका ग्राफ कौन सा है, ये वाला है। अब या तो ऐसे बनाएंगे या तो ऐसे बनाएंगे, देखना पड़ेगा अभी। तो ओरिजिन रख के देखो, 0 प्लस 0 लेस देन 60 करेक्ट है, मतलब इस लाइन से वो रीजन जिसमें ओरिजिन इंक्लूड हो रहा है, यानी इस लाइन के नीचे, ये हो गया। थर्ड देखो, थर्ड 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, ये है 5x प्लस वाई वाला, और ओरिजिन रखेंगे तो वो भी करेक्ट आ रहा है, मतलब इस लाइन के भी नीचे वाला रीजन। अब इन सबको बस देख लो कौन सा रीजन मैच हो रहा है। तो इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे, इसके आगे और इसके ऊपर, मतलब इससे ऊपर, है ना, यही रीजन मिल रहा है वो तो। और कोई रीजन माइंड में आ रहा है तुम्हारे, इसके नहीं अलावा और कोई सर। रीजन नहीं आ रहा है। यही हमारा फिजिबल रीजन हो गया। इस रीजन का नाम क्या होता है, इस रीजन का नाम है फिजिबल रीजन। ठीक, ये डिसाइड कर लिया हमने पहले। अब फिजिबल रीजन मिल जाने के बाद इसको छोड़ के जो भी रीजन बच गया वो नॉन फिजिबल होगा, उसमें हमको नहीं जाना है। तो ये हमने कर लिया। अब फिजिबल रीजन में, फिजिबल रीजन में जो भी हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स एक तो ये हो गया पॉइंट ए, ये ओरिजिन इटसेल्फ, ये कलर नहीं दिख रहा होगा, मैं दूसरा कलर चूज करता हूं, ब्लू लेता हूं। एक तो ये पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट ओ हो गया, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। ये चार ही पॉइंट्स मिले हैं, कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं इनको। ओके, अब इन कॉर्नर पॉइंट्स का हमको कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, और उसके बाद एक टेबल और बनाएंगे, फिर आंसर आएगा। तो उसमें टाइम लगता है, बट अगर तुम्हारे समझ में आ गया फिर हर एक चीज बहुत फास्ट होती है। तो कॉर्नर पॉइंट्स ए कोऑर्डिनेट है, गुड। ओ है, उसका कोऑर्डिनेट सबको पता है 0,0, वो भी है। पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट भी है हमारे पास, पॉइंट इसको मान लिया हमने
ई मान लिया। इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। करो जरा। 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 और x प्लस वाई इक्वल टू 60। जरा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट मुझे बताओ, x और y। 40, x 10 आ गया और y कितना आ गया? 50। चेक करो सही आ रहा है? x 10 Yes, और sir. y 50। हाँ ठीक है, तो ये आ गया। ये हमने सारे कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब एक टेबल बनाएंगे, देखो कैसे बनाते हैं। टेबल ना बढ़िया से बनाना, स्केल पेंसिल लेके। टेबल में क्या क्या रखते हैं हम? ये पॉइंट्स रखते हैं, फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। कितने पॉइंट्स मिले? 4 पॉइंट्स मिले ना। तो 1 2 3 4। क्योंकि स्पेस ज्यादा लग रहा है इसलिए मैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मिटाने वाला हूं, क्योंकि इसमें मैं चाहता हूं एक ही पेज पे हम सब चीज कर लें। तो मैं इतना सा हटाने वाला हूं नीचे से। अब देखो, तो यहां पे हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। इनका नाम क्या रहेगा? कॉर्नर पॉइंट्स। ये देखो, ये है कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हो गए? ए हो गया 0,60, तो x हो गया 0, y हो गया 60। कॉर्नर पॉइंट हमारा o हो गया 0,0। फिर कॉर्नर पॉइंट हमारा d हो गया, d क्या हो गया? 20,0। और कॉर्नर पॉइंट e हो गया 10,50। अब इन पे हम जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। प्रॉफिट अमाउंट जो था 250x प्लस 75y। चलो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 60 रख के ये निकालते हैं। निकालो जरा जल्दी जल्दी और बताओ मुझे क्या आ रहा है। इन सब पे वैल्यूज बताओ। x को 0, y को 60, z क्या आ रहा है? 4500 आ रहा है। 0,0 पे तो 0 ही आएगा। 20 पे ये आ रहा है 5000। और 10,50, x 10 y 50, तो निकालो कितना आ गया? 2500 और 225, 6250। चेक कर लो जरा, ठीक है ना? Yes, sir. अब देखो क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमम पार्ट कौन सा है? 6250। तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। और एक बात मैं श्योर कर दूं कि जो हमारा मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू मिलेगा वो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मिलेंगे। ये ध्यान रखना, जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेंगे ना वो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मिलेंगे। तो इन्हीं 4 पे हमको चेक करना है। मान लो बोला होता है इसको मिनिमाइज करो, तो मिनिमाइज तो मतलब 0 0 ये वाला पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ टेबल भी 0, नंबर ऑफ चेयर भी 0, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें से हम इसको लेते, ये मिनिमाइज करने वाला आंसर होता। इसने बोला है मैक्सिमाइज करने के लिए, तो हमारा आंसर ये वाला होगा। अब क्या आंसर कैसे लिखेंगे? देखो, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट ही शुड बाय कितने टेबल? 10। x की वैल्यू 10 है, तो 10 टेबल्स एंड 50 चेयर्स, so that he can earn maximum profit। और वो प्रॉफिट का अमाउंट भी हम जानते हैं कितना? ₹6250। ये हमारा आंसर 6 मार्क्स हमारे या 5 मार्क्स हमारे मिल जाते हैं इस पे। ठीक है,
तो ये है पूरा प्रोसीजर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। समझ आया हर चीज? यस सर। ठीक है, कॉपी कर लो। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का ब्रीफ में कर दूं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? कई बार ऐसा होता है कि जो रीजन है ना वो क्लोज नहीं होता है। ओके, यहाँ पे जो हमारा ये फिजिबल रीजन है वो तो क्लोज्ड है, ये तो बहुत आसानी से हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो फिजिबल रीजन है वो क्लोज्ड नहीं होता है, तो वहां पे कॉर्नर पॉइंट्स निकालने में बहुत समस्या आती है। कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब ये है कि कहां कहां कॉर्नर है। अब जब फिजिबल रीजन क्लोज्ड ही नहीं है, मान लो ऐसा कुछ है, तो इसमें कॉर्नर पॉइंट इस लाइन पे तो मिलेगा नहीं, इस लाइन पे तो मिलेगा नहीं, यहां मिलेगा और यहां मिलेगा। लेकिन इस रीजन के अंदर भी तो कुछ हो सकता है, वो रीजन लेंगे कि नहीं लेंगे। तो फिजिबल रीजन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ओपन है फिजिबल रीजन, ऊपर बहुत ऊपर तक है। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट जब तक मिलेंगे नहीं, हम मैक्सिमम मिनिमा चेक नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल इस पे करते हैं। ठीक, तो ये मैं मिटाता हूं पूरा। एनसीईआरटी का एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। एनसीईआरटी एग्जांपल 4, ये पेज नंबर 512 पे है। ओके, बुक मत खोलना, ठीक है? मैं पूरा समझाता हूं क्वेश्चन में क्या है और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, मैं पहले बता देता हूं, लेकिन बहुत सिंपल है। थोड़ा सा बस दिमाग को सही तरीके से यहां पे लगाना है क्वेश्चंस में। देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। डिटरमाइन ग्राफिकली the minimum value of the objective function and the objective function is z equal to minus 50x plus 20y given the constraint as, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं इस पे? तो पहला है 2x माइनस वाई मोर देन इक्वल टू -5। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फर्स्ट इक्वेशन बना दिया, इसको बना लिया सेकंड इक्वेशन। थर्ड कंस्ट्रेंट है x इज मोर देन इक्वल टू 0 एंड y इज मोर देन इक्वल टू 0। इन दोनों को मिला के इक्वेशन नंबर 3 बना लिया, इन इक्वेशन नंबर 3। तीसरा है 3x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 3, इसको बना लिया फोर्थ इक्वेशन। और लास्ट कंस्ट्रेंट है 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 12, फिफ्थ इक्वेशन। ठीक, इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, मिनिमाइज करना है इस कंडीशन को। ओके, इसको क्या करना है? मिनिमाइज करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ये देखो मिनिमम वैल्यू। चलो करते हैं सॉल्व, देखते रहना। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है? -50x प्लस 20y, ये फर्स्ट इक्वेशन। और जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको लिख लेते हैं। x मोर देन इक्वल टू 0, y मोर देन इक्वल टू 0, इसको ये थर्ड इक्वेशन बोल रहे हैं। फिर 2x माइनस वाई मोर देन इक्वल टू -5, इसको सेकंड इक्वेशन बोला है। यहाँ पे मैंने जो नंबरिंग दिया उसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट थर्ड सेकंड ऐसे कैसे नहीं हो रहा है। तो जो नंबरिंग मैंने ऊपर दे दी है वही नंबर इनको यहाँ पे भी दे रहा हूँ। ये हो गया 3, इसको बोल दिया फोर्थ इक्वेशन, इन इक्वेशन। और 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12, इसको बना दिया फिफ्थ इक्वेशन। चलो तो ग्राफ प्लॉट करना शुरू करते हैं। पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमारा y, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये y डैश, ये x डैश और ये रहा x, ये ओरिजिन है। सबको प्लॉट करते हैं। x मोर देन इक्वल टू 0, y मोर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फिर है 2x माइनस वाई मोर देन इक्वल टू -5, ठीक है।
तो 2x माइनस वाई मोर देन इक्वल टू -5, इसको लेके पहले हम इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखें। क्या होगा करस्पॉन्डिंग इक्वेशन? 2x माइनस वाई इक्वल टू -5। इसको जरा प्लॉट किया जाए तो इसमें जब x को 0 पुट करेंगे तो y क्या आएगा? 5। तो पॉइंट A बना लिया 0,5। ये सब कैलकुलेशन दिखा देना, ठीक है, करके दिखा देना, ऐसे मत निकाल देना। और दूसरा पॉइंट, अगर हम y को 0 करें तो x क्या मिलेगा? y को 0 पुट करें तो x मिलेगा -5/2, -5/2, 0। ओके, तो इसको प्लॉट किया जाए। ये इधर से कुछ पास करेगा क्योंकि एक तो -5/2 इधर मिल रहा है, सेकंड मतलब नेगेटिव x एक्सिस पे, और 0,5 तो पॉजिटिव पे मिल रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लो मैं ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूं। ये आगे जाके इधर कहीं x को मीट करेगा, ठीक है। जिसकी जरूरत नहीं है हमको वो रीजन मैं नहीं बना रहा हूं। ओके, तो ये मान लो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। किस वाले का? ये रेड वाले का। तो ये क्या हो गया, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 2x माइनस वाई मोर देन इक्वल टू -5, ठीक है। ये एरो लगा दिया दोनों साइड पे। ये एक कॉर्नर पॉइंट बन सकता है बट अभी श्योर नहीं है हम लोग। पॉइंट A 0,5, पहला इक्वेशन ये वाला हो गया। ये तो हो ही गया। ये बनाते हैं 3x प्लस वाई। ये 3x प्लस वाई क्या है? अच्छा 3x प्लस वाई है, ये y है। 3x, ओहो क्या लिख दिया यहाँ पे, इसको फिर से लिखता हूँ मैं। ये लिखा है 3x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 3। तो इसको प्लॉट करते हैं। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन मिला 3x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो y को जब 0 पुट किया तो x क्या मिला? 1, है ना। y को जब 0 पुट किया तो x मिला 1, मतलब ये पॉइंट हो गया 1,0। और दूसरा x को 0 पुट किया तो y मिला 3। तो ये कुछ ऐसा, मतलब इसका भी ग्राफ ऐसे बना लिया जाए, कुछ इस तरीके से बना लिया जाए इसका ग्राफ। अब ये देखो, ये पॉइंट हमारा मान लो एरो इधर लगा दिया, इसका एरो इधर लगा दिया, तो ग्राफ को कहां कहां कट करेगा? ए और बी पॉइंट यूज हो चुका है। सी पॉइंट, जैसे मान लो सी पॉइंट हमने इसको बोल दिया और डी पॉइंट इसको बोल दिया। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे सी के? तो सी कैसे मिलेगा? एक्स को 0 पुट करके। एक्स को 0 पुट किया तो वाई मिला 3, 0,3 हमारा सी हो गया। और डी कैसे मिलेगा? वाई को 0 पुट करके, तो 1,0 ये हो गया। डी का कोऑर्डिनेट 1,0 और सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0,3। ओके, ये लाइन भी हो गई। इसका इक्वेशन लिख दो यहाँ पे 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, क्योंकि हमने अभी ओरिजिन को रख के चेक नहीं किया इसलिए इक्वल टू लिख रहे हैं। ये इक्वल टू -5। ओरिजिन अभी रख के देखेंगे फिजिबल रीजन कौन सा है। नेक्स्ट, अब बचता है कौन सा वाला? अब ये बचता है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो गया 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ABCD हो गया। पॉइंट E, पॉइंट E में क्या करो? y को 0 पुट कर लो। y को 0 पुट करोगे तो x क्या मिलेगा? 6। और F पॉइंट ले लो, इसमें क्या करो? x को 0 पुट कर लो, तो x 0 पुट किया, y क्या मिल गया? -4। ये बहुत सावधानी से कैलकुलेट करना। तो 6,0 और दूसरा वाला है 0,-4, मतलब नेगेटिव y एक्सिस पे। तो 6,0 ये रीजन मिल गया और दूसरा वाला y एक्सिस के नीचे जाके मिलेगा, मतलब ऐसे लाइन बनेगी, ऐसे, है ना। तो नीचे वाले पार्ट की जरूरत हमको है नहीं, क्योंकि x पॉजिटिव और y पॉजिटिव रीजन अगर ले लिया जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हमको हाईलाइट करना होगा। तो ये हो गया, मान लो ये वाला लाइन ब्लू वाला, ये ऐसे बन गया। ये इस तरीके से, इस पॉइंट का क्या नाम रखेंगे? ई पॉइंट, है ना। ये पॉइंट ई है, इसका कोऑर्डिनेट है 6,0। एफ तो इधर मिलेगा y के नीचे। और इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे? 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक, ये हो गया सारा। अब क्या करेंगे? अब हम फिजिबल रीजन डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। चलो एक बार फिर से हम सारे कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं और फिजिबल रीजन के लिए वही काम करेंगे, एरो लगाएंगे।
x मोर देन 0 तो मतलब x एक्सिस के ऊपर, y मोर देन 0 मतलब y एक्सिस के राइट साइड। पेंसिल से बनाएंगे ये एरो क्योंकि बाद में हम मिटाने वाले हैं। अब इसको देखो 2x माइनस वाई मोर देन इक्वल टू -5, तो ओरिजिन रखो। 2x माइनस वाई कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है। तो ओरिजिन ये लाइन के लिए या तो ऊपर का रीजन फिजिबल होगा या फिर नीचे का रीजन फिजिबल होगा, चेक करेंगे अभी। ओरिजिन रख के देखो तो 0 -0 मोर देन इक्वल टू -5 करेक्ट है कि फॉल्स है? ये हो गया 0 मोर देन इक्वल टू -5, ये तो ट्रू है। मतलब इस लाइन के लिए वो रीजन फिजिबल होगा जिधर ओरिजिन लाई करता है। तो इसके नीचे ओरिजिन लाई करता है तो नीचे वाला रीजन फिजिबल हो गया। यस सर। फिर नेक्स्ट लाइन कौन सी है? 3x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 3, इसमें चेक करेंगे। 3x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 3, इसकी लाइन कौन सी है? ये वाली है। तो इसमें ओरिजिन रखो 0 प्लस 0 मोर देन इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 का इंटू भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स। तो ऊपर वाली जगह है। हाँ, तो इसके लिए कौन सा रीजन? ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला रीजन फिजिबल रीजन में काउंट होगा। तो इसके ऊपर एक लाइन ये वाली बची है जिसपे कोई भी एरो नहीं लगा अभी तक, उसको देखो। तो ये हो गया 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12। x को 0 पुट करो, पूरा 0 हो जाएगा लेफ्ट साइड। ये करेक्ट है। मतलब इस लाइन के लिए वो रीजन जिधर ओरिजिन है, तो इस लाइन के लेफ्ट साइड में ओरिजिन है। यस सर। ये हमारा फिजिबल रीजन बस आने ही वाला है। अब इन सारे एरोज को ध्यान से देखो और एक ऐसा पॉइंट सोचो जिसपे ये सारे एरोज जाके मिल जाए। अब वो पॉइंट किधर आ रहा है देख लो बस। एक ऐसा पॉइंट सोचो जिसपे ये सारे एरो मिल जाए। ये मत कहना कि यहां रखा तो ये एरो कहां मीट करेगा, ये तो नीचे ले जा रहा है, नहीं। इस पॉइंट की तरफ एरो है, ये एरो उस पॉइंट की तरफ जा सकता है, एरो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट सोचो जिसपे ये सारे एरो 3,2। नहीं, पॉइंट नहीं सोचना है, वो पॉइंट अच्छा तो अच्छा अच्छा। मतलब कौन सा रीजन में ये पॉइंट हम सोच पाएंगे। तो इस पॉइंट पे सारे एरो देखो सेम डायरेक्शन में जाके मिल सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं यहीं पे ले, हम इधर भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये पॉइंट हम कौन से रीजन में रख पा रहे हैं, है ना। ये सारे एरोज हमको ऊपर की तरफ, इससे नीचे, इससे राइट, इससे ऊपर, इससे ऊपर, इससे लेफ्ट, यही रीजन मिल रहा है ना। तो ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया। हमारा फिजिबल रीजन कौन सा हो गया? ये पूरा। सर लाइंस एक्सटेंड करके इसको शेड कर देंगे, किसको? रीजन को। लाइन से एक्सटेंड करके मतलब? सर मतलब जो लाइन हमने प्लॉट करी है उसको एंड तक एक्सटेंड करके इस रीजन को शेड करना है। नहीं, बस इतना था। ये ओपन रीजन है। फिजिबल रीजन पीछे वाले क्वेश्चन में क्लोज था, तो वहां पे अच्छा हमने कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यूज देखी थी। ये जो रीजन मिल रहा है वो ओपन है, ठीक है सर। ठीक है। तो ये हमारा फिजिबल रीजन है, इसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि फिगर में अभी बहुत सारी चीजें करनी है हमको। ये फिजिबल रीजन आ गया, ठीक। अब देखो इसका नाम ले लेते हैं फिजिबल रीजन, विच इज ओपन नॉट क्लोज्ड। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या मिल गए? एक तो ये मिल गया ए, ये सी मिल गया, ये डी मिल गया, ये ई मिल गया। तो इन पे पहले वैल्यूज निकाल लें। देखते रहना। कॉर्नर पॉइंट्स मिले हमको कितने? 1 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिले। 1 2 3 और 4। देखो यहां पे लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और यहां पे z हमारा क्या है? -50x प्लस 20y। कॉर्नर पॉइंट्स पहला मिला a 0,5, b तो नहीं मिला, c मिला। c क्या मिला? 0,3। फिर मिला है d 1,0 और मिला है e 6,0। चलो इन पे जरा वैल्यूज निकालो। x को 0 पुट करो, y को 5 पुट करो, ये आ गया 100। x को 0, y को 3, ये आ गया 60। z में डालना है, ठीक है। x को 1, y को 0, तो ये कितना आ गया? -50। और x को 6,
y को 0, तो ये हो गया माइनस का 300। यहां तक बोलो, कोई दिक्कत है? नो सर। तो अगर ये रीजन क्लोज होता, ध्यान से सुनो, अगर ये रीजन क्लोज होता, यहाँ पे देखो ना ओपन है ऊपर, देख रहे हो यहाँ पे ओपन है, अगर ऐसी कोई लाइन आती तो ये क्लोज्ड बन जाता। तो अगर ये क्लोज्ड होता और इसने क्या बोला है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 300 मिनिमम हो गया, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक, या इसने बोला है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो वो क्या होती, -300, खत्म हो जाता कहानी। बट ये रीजन क्लोज नहीं है, तो इसमें हमको और भी दांव पेच है। क्या है वो समझो। देखो क्या करना है, मिनिमम की बात कर रहे हैं, फिर बाद में बताएंगे मैक्सिमम में क्या करते हैं। सुनोगे, बहुत ध्यान से सुनोगे। फॉर मिनिमम वैल्यू, इनमें से जितना भी मिनिमम, सबसे मिनिमम कौन सा है, -300 सबसे छोटा है, इसको हम स्मॉल m कंसीडर कर लेते हैं। हमारा जो स्मॉल m की वैल्यू है वो -300 हो गई। ठीक है, मिनिमम के लिए पूछा है इसने, तो m की वैल्यू स्मॉल m से मिनिमम लेंगे, वो है -300। तो अब लिखेंगे m इज द मिनिमम वैल्यू, मैं सब समझाऊंगा, ठीक है। m इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z। ये जो m आया वो मिनिमम हो जाएगा अगर if the open half plane determined by ax plus by less than m have no common points, no common point या points with the feasible reason, otherwise z has no minimum value। अब ये क्या कह रहा है, देखो बहुत ध्यान से सुनो। हमें m की वैल्यू पहले निकाल लेनी है। इस क्वेश्चन में बोला है मिनिमम वैल्यू बताओ, तो इसमें से सबसे छोटी कौन सी है, 300 माइनस का, उसको हमने स्मॉल m मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है, इसका नाम क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, नॉट ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन। इसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो z इक्वल टू ये ax प्लस by के फॉर्म पे होगा। ये जो फंक्शन होगा ये वाला, ये कौन से फॉर्म पे होगा, ax प्लस by के फॉर्म पे होगा। क्यों, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, जितने भी तुमने कंस्ट्रेंट या ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखोगे वो सारे लीनियर रहेंगे, x और y की डिग्री 1 रहेगी। तो ये ax प्लस by के फॉर्म पे है। अब इस ax प्लस by को इस -300 से इस फॉर्म पे रख के देखो, तो हमारा इक्वेशन क्या मिला, इन इक्वेशन क्या मिला, -50x प्लस 20y लेस देन -300। इसका हम ग्राफ बनाएंगे, तो इसको जब ग्राफ बनाओगे तो क्या क्या थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेने पे क्या मिल जाएगा, 10 से कॉमन करके कैंसिल, तो माइनस का 5x प्लस 2y लेस देन कितना हो गया, माइनस का 30, 10 से कॉमन करके कैंसिल कर लिया। इसको प्लॉट करेंगे ग्रीन वाले रीजन को, इस वाले को जरा हम प्लॉट करके देखते हैं। प्लॉट जब करोगे तो उस लाइन का अगर कोई भी पॉइंट फिजिबल रीजन में लाई कर गया, फिजिबल रीजन में लाई अगर कर गया, तो इसका कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगा। बात समझ में आई? इसको जब -15,6। हाँ वो तो देख लेंगे जो भी होगा। इसको जब प्लॉट करेंगे तो इस लाइन का मतलब ये लाइन अगर थोड़ा सा भी फिजिबल रीजन में इंटर कर गई तो फिर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगा। और अगर नहीं करी तो फिर ये m जो होगा वही हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। 100 बातों की एक बात। चलो तो प्लॉट करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। इसको जब प्लॉट करेंगे तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, माइनस का 5x प्लस 2y इक्वल टू -30। चलो x को जब 0 पुट किया तो y क्या मिल गया, x को 0 पुट कर लिया तो y हो गया कितना, माइनस का 15, और y को 0 पुट कर लिया तो x क्या हो गया, 6, है ना। तो ये हो गया 6,0। अच्छा, मतलब इसी पॉइंट से ये भी पास करेगा।
और इससे क्या मिल गया 0, -15, तो वो तो हमें जरूरत पड़ेगा नहीं, हम ये लाइन सीधी सी ड्रॉ कर लेते हैं यहां से कुछ इस तरीके से। नहीं, इधर से नहीं बनेगी, ये ऐसे बनेगी, लेफ्ट, हाँ हाँ ऐसी झुकी हुई बनेगी, वरना ये नेगेटिव वाई को कट नहीं कर पाएगी। अगर इस तरीके से बना देंगे तो पॉजिटिव वाई को ऊपर जाके कट कर लेगी, जो कि 0, -15 को मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। तो ये नेगेटिव वाई की तरफ ऐसे इंक्लाइंड होगी ताकि नीचे इनका कट करने का मतलब पॉसिबिलिटी रहे। तो ये जो लाइन हमने बनाई ये कौन सी लाइन है? ये है माइनस का 5x प्लस 2y इक्वल टू -30, और ये पॉइंट है माइनस का 6,0। अब देखो इस लाइन पे कितने पॉइंट्स तुमको ऐसे दिख रहे हैं जो फिजिबल रीजन में अंदर मिल रहे हैं। मैं थोड़ा सा तुम्हें बताऊं अगर, तो यहां से लेकर यहां तक और इनफाइनाइट तक जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे, वो सारे हमारे फिजिबल रीजन में एंटर कर गए, देख रहे हो। और हमने क्या यस लिखा सर, था? m इज द मिनिमम वैल्यू, m जो है ये वाला वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा इफ, अगर द ओपन हाफ प्लेन जो है डिटरमाइंड बाय ax प्लस by लेस देन y हैव नो कॉमन पॉइंट्स विद द फिजिबल रीजन। मतलब इसके लिए ओपन मतलब हाफ जो होगा इसका, या तो हाफ इधर होगा या फिर इधर होगा, तो या तो ये वाला पार्ट फिजिबल रीजन में ना आए और ये वाला पार्ट भी फिजिबल रीजन में ना आए। तो इसमें तो आ रहा है ना, ये यहां से लेकर यहां तक बहुत सारे पार्ट्स फिजिबल रीजन में आ रहे हैं, ये पूरी लाइन ही फिजिबल रीजन में है इतना से लेके ऊपर तक। तो ये फिजिबल रीजन में बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन मिल गए, तो क्या होगा, इसने लिखा है m मिनिमम वैल्यू हो जाएगा अगर ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय दिस हैव नो कॉमन पॉइंट्स विद द फिजिबल रीजन। तो यहाँ पे तो आ रहा है ना, अदरवाइज नो मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे नो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो देखो। इसका आंसर लिखेंगे हियर, मैं थोड़ा सा स्पेस कम है तो इधर लिख रहा हूं, ये चीज जो मैं लिख रहा हूं ना वो नीचे लिखना, यहाँ पे लिखना। कैसे लिखोगे? हियर इट हैज, इट मतलब कौन सी लाइन? ये वाली जो अभी मैं बनाई थी, माइनस का 5x प्लस 2y लेस देन -30 हैज कॉमन पॉइंट्स with the feasible reason, so z equal to -50x plus 20y has no minimum value for the given constraints, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ आया? बोलो। यस सर। इसको कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो। मान लो ये वाली लाइन जो ग्रीन से मैंने बनाई है वो ऐसे बन जाती, जस्ट इमेजिन, बट कैसे बनाऊं, अच्छा ऐसे बन जाती, मान लो ऐसे बन जाती, जो ग्रीन वाली लाइन है ना मान लो ऐसे बन जाती इस तरीके से। ठीक है, तो देखो फिजिबल रीजन हमारा कौन सा है, ये पूरा फिजिबल रीजन है ना, इस लाइन का कोई भी पार्ट फिजिबल रीजन में नहीं जा रहा है, देख रहे हो, यस लाइन का यस कोई भी पार्ट फिजिबल रीजन में नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, -300 विल बी द मिनिमम वैल्यू। लेकिन एक्चुअल लाइन का गया है फिजिबल रीजन के अंदर, इसीलिए कोई मिनिमम वैल्यू नहीं मिली। यस सर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको करके हम सारी चीजें समझ सकते हैं। कॉपी कर लो। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे 12.1। 12.1 क्या है कैसा है पहले दिखाते हैं फिर बात करेंगे। तो 12.1 पे ये देखो, डायरेक्टली 12.1 के क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए। ये देखो 12.1 टोटल इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 1 फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। मैं एक कोई भी कर देता हूं, बाकी सारे करने एक जैसे ही हैं। इसमें वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, हमको बस इक्वेशंस दी हुई है, प्लॉटिंग करनी है और उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो दो चीजें बहुत ही ध्यान से समझनी है। पहला, अगर रीजन क्लोज है तो कॉर्नर पॉइंट्स पे हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जो मैक्सिमम आया तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, मिनिमम आया तो मिनिमम हो जाता है, अगर बाउंड्री क्लोज है तब। बाउंड्री क्लोज नहीं है, जैसा हमने अभी एग्जांपल किया है,
जैसे 9th क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी बाउंड्री क्लोज नहीं है, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन जरा कॉपी पे लिख लो पहले, मैं इसको करने के लिए व्हाइट बोर्ड पे ले चलूंगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन कॉपी कर लो। मैक्सिमाइज z इक्वल टू दिस सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, जरा कॉपी कर लो 9th का। मैं व्हाइट बोर्ड पे अभी चलूंगा इसको लेके। तो अगर रीजन क्लोज नहीं है फिर वहां पे हमको थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है। मिनिमम का हमने कर लिया, अब एक मैक्सिमम का कर लेते हैं। रीजन क्लोज ना हो तो क्या करते हैं? तो 3 टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए, एक तो रीजन क्लोज वाला, दूसरा रीजन क्लोज ना हो उसमें फिर 2 ऑप्शन, मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, मिनिमा कैसे निकालते हैं। तो मिनिमा हमने देख लिया, अब मैक्सिमा देख लेते हैं 9th। तुम्हें करने सारे ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे एक जैसे हैं। अगली क्लास पे हम 12.2 में एंटर करेंगे और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे मतलब 2-4 करेंगे एटलीस्ट। चलो 9th लिख लिया होगा, अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 9। 9th में क्या क्या है, मैक्सिमाइज करना है। किसको मैक्सिमाइज करना है? z इक्वल टू -x+2y। प्लॉटिंग के लिए रेडी हो जाओ, बहुत सारे पॉइंट्स हमें निकालने पड़ेंगे। कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है? x मोर देन इक्वल टू 3, x+y मोर देन इक्वल टू 5, फिर x+2y मोर देन इक्वल टू 6 एंड y पॉजिटिव। ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक। चलो प्लॉटिंग शुरू करते हैं। तो ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया पहले तो, x और y एक्सिस, y y डैश x डैश, ये रहा x, ये है ओरिजिन। अब देखो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इन सबको सारे कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करते हैं पहले। तो पहले x इक्वल टू 3 प्लॉट करते हैं, x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 मतलब ये वाली लाइन, वर्टिकल लाइन है ना, x पे परपेंडिकुलर, y के पैरेलल। ये वाली जो लाइन है इसका नाम क्या रहेगा, x इक्वल टू 3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 3,0। ये हो गया। x+y मोर देन इक्वल टू 5, तो इससे हमको इक्वेशन क्या मिली, x+y इक्वल टू 5। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन मिली x+y इक्वल टू 5। तो इसको प्लॉट करना अच्छे से, देखो मैं थोड़ा सा स्टेप्स को स्किप कर रहा हूं बट तुम्हें सारे स्टेप्स लिख लिख के करने हैं। तो x+y इक्वल टू 5, इसको जब प्लॉट करेंगे तो x को 0 पुट किया y 5, y को 0 पुट किया तो x 5। ये कुछ ऐसा ग्राफ मिल गया, मान लिया कुछ ऐसा मिल गया, ठीक है। इसका भी नामकरण कर लिया, नॉमेनक्लेचर। ये पॉइंट 5,0 और ये पॉइंट 0,5। ABCD बाद में लिख लेंगे, ये भी हो गया। अब ये है x+2y मोर देन इक्वल टू 6, तो इससे क्या मिलेगा, x+2y इक्वल टू 6, x+2y इक्वल टू 6। चलो तो करें प्लॉटिंग। x को 0 पुट किया, y मिला 3, है ना। x को 0, y मिला 3, तो ये कहां से पास करेगा, इसमें क्या क्या पॉइंट हुआ, x को 0 तो y मिला 3, ये पॉइंट तुम्हारा इधर लाई करेगा। फिर y को 0 पुट किया तो x हो गया 6, तो 6,0, ये इससे आगे कहीं इधर। तो लाइन बना लेते हैं पहले इस तरीके से। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 6,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0,3। हो गए सारे y पॉजिटिव। चलो अब जरा हम वो देखते हैं कौन सा रीजन हमें फिजिबल अज्यूम करना है। x मोर देन 3, तो इसके राइट साइड x+y मोर देन इक्वल टू 5, ओरिजिन रखो, 0 मोर देन 5 फॉल्स आ गया। तो इस वाली लाइन से, ये कौन सी लाइन है, अच्छा लाइन का इक्वेशन हमने नहीं लिखा है, इसको लिख दिया मान लो x इक्वल टू 3। ये वाली लाइन जो है वो कौन सी लाइन है, ये वाली है
x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ये वाली लाइन कौन सी है? x प्लस 2y इक्वल टू 6, y पॉजिटिव मतलब y बड़ा है 0 से, तो ये वाली लाइन है, इसको y इक्वल टू, ये लाइन y है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ओके चलो, तो अब जरा बनाएं x 3 से बड़ा, तो राइट साइड इस लाइन के, ओरिजिन इसमें फॉल्स आ रहा है, तो मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाली ओरिजिन उसमें नहीं होना चाहिए, तो उससे ऊपर। इसमें भी ओरिजिन फॉल्स आ रहा है, तो इस लाइन से भी ऊपर, और y पॉजिटिव, तो इस लाइन से राइट साइड। कौन कौन सा रीजन मिल रहा है? इसके राइट साइड, इससे ऊपर, इससे भी ऊपर, तो वो तो ऑब्वियसली ये वाला ही रीजन मिल रहा है कि नहीं? यही रीजन मिल रहा है ना? तो ये रीजन भी देखो क्लोज नहीं है, ये रीजन भी क्लोज नहीं है। सारी प्लॉटिंग हमने कर ली। अब ये जो फिजिबल रीजन अभी मैं ऐसे बनाया था मैंने, वही रीजन है, और ये भी क्लोज नहीं है। सारे एरोज की तरफ देखो और एक रीजन डिसाइड करो, सारे एरोज जहां पे मिल सकते हो, तो ये रीजन आ रहा है फिजिबल रीजन। मैं क्या करता हूं, इस लाइन को थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं, ऐसे, ठीक। तो ये है हमारा पूरा फिजिबल रीजन। ये रीजन भी क्लोज नहीं है, देख लो, ये पूरा है ना, ये रीजन भी क्लोज नहीं है। तो क्या करते हैं, पहले कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं। एक तो कॉर्नर पॉइंट ये हो गया, ए बना दिया इसको, ये हो गया कॉर्नर पॉइंट, इसको बी बना दिया, इसको मान लिया सी। चलो तो टेबल बनाते हैं, वैल्यू निकालते हैं कॉर्नर पॉइंट्स पे। कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं? ए बी सी। फिर ए बी और सी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, निकालो जरा। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालो, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकालो। पॉइंट सी का मैं लिख रहा हूं, पॉइंट सी है 6,0 और z की वैल्यू है -x+2y। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालो जरा, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकालो। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? x इक्वल टू 3 और इस लाइन को सॉल्व करके, तो x को 3 पुट कर लिया, y कितना मिल गया 2 और x हो गया 3, तो ये हो गया 3,2। अच्छा, पॉइंट बी कैसे निकलेगा? इन दोनों लाइंस के इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो x प्लस वाई अगर 5 है और x प्लस 2y अगर कितनी है 6 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये कट गया, y इक्वल टू 1 आ गया, तो इसका y कोऑर्डिनेट 1 हो गया, y 1 आ गया तो x 4 होगा पक्का, 4,1। ठीक, अब निकाले जरा z की वैल्यू। चलो तो z कैसे निकालेंगे? सर -1 होगा या 1 होगा बी वाले का? बी वाले का कितना होगा, निकालना पड़ेगा, निकालो जरा। ये -3+2, ये तो -1 आ गया, नहीं -1 सर, जो 4,1 है वो 4,-1 होगा। नहीं बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी अच्छा माइनस होगा ना, एक्स वाई। बी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉजिटिव होंगे, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक्स को 3, वाई को 2, तो ये +1 आएगा ना, -3+4 +1 आ गया। 4 और 1, तो एक्स को रखा माइनस, ये -4 हो गया, और प्लस का 2, तो ये -2 आ गया, और ये कितना आ गया 6 पे, तो -6 आ गया। इसने क्या बोला है, मैक्सिमाइज करना है। तो इस वाले को देखो, मैक्सिमाइज में क्या करना है, मिनिमाइज में हमने स्मॉल m लिया था ना, इसमें 1 को हम कैपिटल M लेंगे, कैपिटल M। ठीक, और सुनो क्या करोगे, m को हमने मान लिया मैक्सिमम वैल्यू, और ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा अगर हम क्या करेंगे, ax प्लस by मोर देन m, इसको सॉल्व करेंगे और इसको प्लॉट करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे। चलो ax प्लस by कितना हो गया, -x+2y, यही जो है ना, यही हमारा ax प्लस by है। इसको मोर देन 1 लेके प्लॉट करो, तो इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, -x+2y इक्वल टू 1। जरा प्लॉट करें इसको, तो x को 0 पुट किया, y मिला 1/2, एंड y को 0 पुट किया तो x कितना मिला, -1। इन दोनों लाइंस को प्लॉट करो, 0 और हाफ, ये हो गया 0 एंड हाफ, और -1, 0, तो ये हो गया इधर।
तो यहां से एक लाइन जब बनाओगे इस तरीके से, तो ये लाइन तो उस फिजिबल रीजन में घुसेगी, कोई चांस ही नहीं है नहीं घुसने का। ये लाइन जब बनाओगे तो फिजिबल रीजन को तो कट करेगी, तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो क्या इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा? बोलो। ये लाइन इंटर कर रही है फिजिबल रीजन में। अब लिखते हैं यहाँ पे, मिनिमम का नहीं था सर, मैक्सिमम में भी सेम चीज होगी। मैक्सिमम में भी सेम चीज रहेगा। अगर लाइन इंटर कर जाती है तो एक भी नहीं होगा। point नहीं होगा फिर। तो कोई भी मैक्सिमम नहीं मिलेगा। यस और सर। ये लाइन इंटर नहीं करती है अगर, तब हो जाएगा। तब कौन सा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा जिसको हमने m माना है वो। तो अब आंसर कैसे लिखेंगे? हियर -x + 2y > 1 has common points with the feasible reason. With the feasible reason, so z equal to -x + 2y have no maximum value for the given constraints. ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। इसको कॉपी कर लो। अब देखो तुम्हें क्या करना है, एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस करने हैं। 12.1 के क्वेश्चंस करने हैं। हमने तीनों टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। पहले क्वेश्चन में हमने ये देखा जिसमें रीजन क्लोज हो, तो मैं बता देता हूं सम करके। पहला पार्ट हमने ये देखा जिसमें रीजन क्लोज्ड हो। तो क्लोज्ड में क्या करते हैं, जितने भी बाउंड्री कंडीशन है ना, जितने भी बाउंड्री कंडीशन है उन सब पे हम z की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब अगर मैक्सिमम पूछ दिया तो उन सारी वैल्यूज में मैक्सिमम जो होगा वो आंसर, मिनिमम पूछ दिया तो उन सारी वैल्यूज में जो मिनिमम होगा वो आंसर। एक बात की गारंटी है कि अगर रीजन क्लोज है तो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही हमको मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। जस्ट लाइक धोखा दिया था भाई उसने। मैक्सिमम मिनिमम याद करो, क्रिटिकल पॉइंट पे ही मैक्सिमम मिनिमम मिलता था, है कि नहीं? तो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही हमको मैक्सिमम या मिनिमम मिल जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट, अगर ओपन रीजन है और हमको मैक्सिमम फाइंड करना है या मिनिमम फाइंड करना है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो प्लॉट कर लेंगे, फिर कॉर्नर पॉइंट जो भी आएंगे वो निकाल लेंगे, एंड उसके बाद क्या करेंगे, मान लो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो कॉर्नर पॉइंट्स पे हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे, और उसके बाद जो वैल्यूज आ रही हैं उनमें से मिनिमम कौन सा है उसको स्मॉल m मान लेंगे। ठीक, उसको क्या मान लेंगे, स्मॉल m। अब स्मॉल m को हम ax + by <m ऐसे रख के प्लॉट करेंगे। ये प्लॉटिंग अगर फिजिबल रीजन में आ जाती है तो नो मिनिमम पॉइंट मिलेगा, और अगर नहीं आती है तो जिसको हमने m माना है वही हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, उसको अनाउंस कर देंगे। मैक्सिमम में क्या करते हैं, मैक्सिमम में जितनी भी मैक्सिमम वैल्यूज आती हैं उनमें से सबसे बड़ा है उसको कैपिटल M मान लेते हैं, और ax + by <m इसको प्लॉट करते हैं। इसको जब प्लॉट किया तो वही सेम स्टोरी। अगर ये वाला प्लॉटिंग लाइन बनेगा ऑब्वियसली, तो ये लाइन अगर फिजिबल रीजन में एंटर कर जाता है तो कोई मैक्सिमम पॉइंट नहीं मिलेगा, और अगर नहीं करता है तो फिर जिसको m माना है वो मैक्सिमा हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा फंडा है। 12.1 इससे पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। हमने तीनों टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं। 12.1 के क्वेश्चंस करना। 12.2 में भी हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, सारे मैं नहीं कराऊंगा। उसमें बस तुम्हें इक्वेशन फॉर्म करने आना चाहिए, और ये रीजन तो हम सॉल्व करना जानते ही हैं। तो अगली क्लास पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके।